एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। तो आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का 2023-24 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर है और ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। इस पेपर की जो कोर्स टाइटल है वो है फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और इस पेपर की जो कोर्स आईडी है वो है PHY 304। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर है। इस पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आए थे वो थे 50, जो टाइमिंग दी गई थी वो थी 1.5 आवर और जो मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड किए गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो थे 75 मार्क्स। यहाँ पर मैं इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी हूँ। जो फर्स्ट पार्ट 1 है उसमें 1 से 25 क्वेश्चंस केवल सॉल्व कराए जाएंगे डिटेल में और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें 26 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्योंकि अगर ये पेपर 1 से 50 तक एक ही वीडियो में मैं सॉल्व करा दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको क्लियर एक्सप्लेन करना या थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन करने का अगर होता है तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए जिससे ये अच्छा रहेगा कि हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। न्यूमेरिकली रहेगा तो अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और थ्योरेटिकल रहेगा तो थ्योरेटिकल भी हो जाएंगे और अगर किसी डायग्राम के सोल्यूशन होंगे तो वो डायरेक्ट टिक कर लिए जाएंगे। तो अब चलते हैं इस पेपर को डिटेल में हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल यूडी इज। तो यूडी पार्टिकल का चार्ज कितना होता है वो पूछा है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो u होता है उसको हम कहते हैं अप क्वार्क, ओके, और इसका चार्ज कितना होता है +2/3e, ओके। और जो d दिया है d बार, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1/3, एंटी है ये। लेकिन अगर हम इसको d बार निकालें इसका तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है +1/3, ओके। अब अगर हम टोटल निकाल दें, टोटल चार्ज ही तो पूछा है ना, QD का, UD का चार्ज, तो क्या लिखेंगे हम +2/3e प्लस और पॉजिटिव वाला लेंगे इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3e, ठीक है, कट गया, क्या आ गया +1e। ध्यान दीजिए ये ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर ए +1e, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। पूछा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन है जो कि प्रोसीड नहीं होता। प्रोसीड मतलब कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये दोनों साइड ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो पूछा है कि इसमें कोई एक रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, तो उसको हमको बताना है। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि उसमें कंजर्वेशन हम चेक करेंगे, ठीक है, कि दोनों साइड का LHS और RHS साइड का जो कंजर्वेशन है वो सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो आ रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले का चार्ज क्या होता है, Q। फर्स्ट वाले का चार्ज क्या होता है, मान लिए Q, और अगर हमें Q निकालना है LHS का तो पाई के पावर प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो गई +1, और प्लस P है, P प्रोटॉन है, उस पर भी +1, ठीक है। ये LHS का हो गया, यहीं पे लिख लीजिए LHS और इस साइड को लिख लीजिएगा RHS, ठीक है। अब RHS में देखिएगा K के पावर नॉट, तो ये हो जाएगा 0, प्लस गामा पे भी क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होता है 0 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे +1 तो क्या आ जाएगा 2, और जो एरो के बाद क्या है वो क्या दिया है 0, तो क्या 2 और 0 इक्वल है, नहीं है, यानी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या वैल्यू देखते हैं, ब्रियान नंबर देखते हैं। ब्रियान नंबर मतलब B चेक कर लेते हैं। B कहने का मतलब, अब पाई के लिए B क्या होगा, ब्रियान नंबर 0, प्रोटॉन के लिए क्या होता है 1, और इस साइड के लिए क्या हो जाएगा 0 + 0। इसको भी सॉल्व किए तो इधर क्या आ रहा है 1 और इधर क्या आ रहा है 0, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या चेक कर लें हम लोग, स्ट्रेंजनेस चेक कर लें, इसको हम कहते हैं S। S कैसे कैलकुलेट होगा, पाई प्लस की स्ट्रेंजनेस 0, प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस 0 है,
ठीक है। के नॉट की स्ट्रेननेस क्या होगी 1 और गामा की क्या हो जाएगी 0। इसको सॉल्व करेंगे तो भी देखिए इधर साइड का तो 0 आ रहा है, 0 + 0 0 और 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं है। यानी इन तीनों सिचुएशन से आपको पता चलता है कि RHS और LHS इक्वल नहीं है। और अगर इनके RHS और LHS इक्वल नहीं है तो सबसे पहले ही कंडीशन में हमको पता चल गया कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप नीचे के 3 को चेक करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए कि इन BCD इन तीनों में LHS और RHS आपको इक्वल मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट में ही हमको दिख गया कि नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंसर टिक लगे हुए हैं ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ये मेरा लगाया नहीं है, ये कोई बच्चा पेपर किया था, वो पेपर मैंने स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे मैं आपको उसके सोल्यूशन बता रही हूँ। तो इस जो सर्किल में लगे हैं आंसर टिक उसे आप सही मत मानिएगा, जो मैं टिक लगा रही हूँ वो कंफर्म है कि वो सही ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर गीगर मूलर काउंटर। पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गीगर मूलर काउंटर के लिए सही नहीं है। पहला क्या दे रहा है, इट डिटेक्ट्स अल्फा पार्टिकल। तो गीगर मूलर काउंटर की अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा, वैसे चलिए यहाँ हम बता ही रहे हैं। इट डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल नहीं। इन दिस काउंटर द क्वेंचिंग गैस इज एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्या दिया, द डेड टाइम ऑफ दिस काउंटर इज 2 × 10⁴ सेकेंड। इन दिस काउंटर आयोनाइजिंग गैस इज हाइड्रोजन। क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन डी दे रहा है ना ये सही नहीं है। इन दिस काउंटर आयोनाइजिंग गैस इज हाइड्रोजन नहीं होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC लैटिस, ये कैटिस नहीं है लैटिस है ये, इज। पूछा है कि एटॉमिक रेडियस BCC का कितना होता है। तो आपको पता होगा हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो BCC FCC इन सब की जो रेडियस होती है नॉर्मली लोगों को याद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। थ्योरी पोर्शन में आता है तो आपको वहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है √3/2a, BCC लैटिस का रेडियस पूछा है। नेक्स्ट क्या दिया है √3/4a। सी क्या दिया 2 अपॉन में √3 नहीं होता है, यानी ए और बी में से ही कोई सही है। तो √3/4a ये इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूब स्ट्रक्चर इज। पूछा है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर डायमंड क्यूब स्ट्रक्चर का कितना % होता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका पहले फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो हमको जो पता है फार्मूला वो क्या होता है, स्मॉल a = 8 स्मॉल r अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो r क्या होता है एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, जो a होता है वो क्या होता है लैटिस कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है v = 8 × 4/3 πr³। ये डायमंड के लिए मैं बता रही हूँ। ये v क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ एटम। अब इसको हम सॉल्व कर ले पहले, तो ये क्या आएगा 32/3 πr³। ओके, ये जो v है ये क्या है एटम के लिए। ठीक है, अब जो एक v निकाल लीजिए वो सेल के लिए निकाल लीजिए, वो क्या होगा a³ होगा। अब a³ की जगह हम वैल्यू रखेंगे कौन सी, ऊपर में जो देखिए ये निकाला है मैंने, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे 8r अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 512r³ अपॉन 3 √3 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो ये कैसे निकलेगा v एटम अपॉन v सेल। v एटम की वैल्यू कितनी थी ध्यान दीजिए, तो 32/3 πr³ और v सेल की वैल्यू कितनी है 512r³ अपॉन 3 √3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका π√3 अपॉन 16। ठीक है, और अगर इसको और सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू रख दें √3 की वैल्यू रख दें तो ये नियर अबाउट 0.34 आता है। परसेंटेज में बदलेंगे तो 34% ही आएगा।
ओके, अब अगर देख लीजिए, अगर ये आंसर है आपका ऑप्शन में तो यही करेक्ट होगा। क्या दिया? ए 78, बी 68, सी 34। सी ऑप्शन आपका 34% है, यानी फिफ्थ का 34% आपका आंसर करेक्ट है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूब कितना होता है? 34% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC इज, क्या पूछा है? द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC, कैटिस नहीं, लैटिस इज, क्या होता है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC? तो BCC लैटिस होती है। जब हम FCC का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाता है? वो BCC लैटिस आता है। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, जब डेरिवेशन करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सारी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये नॉर्मली याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेटर डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन? कौन सा एक्सेलरेटर है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है? ये तो हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन, ये तो सीधा आंसर है कि साइक्लोट्रॉन ही है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैप्चर? पूछा है इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला नाइट्रोजन का रिएक्शन दे रहा है, दूसरा F का रिएक्शन दे रहा है, तीसरा है P + E- = N+V, और D तो नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं होता है, D नहीं हो सकता। इसमें इलेक्ट्रॉन को पूछा है ना, P + E - N+V, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको हम कैसे आपको बता दें, इसका सोल्यूशन हम आपको दे देते हैं। कभी कभी ये थ्योरी में भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, मैं पूरा आंसर ही दे रही हूं आपको, वेयर एन एटॉमिक न्यूक्लियस absorb an inner cell इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? E-, ठीक है? तो देखिए इस आंसर में P + E- एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक? दिस causes प्रोटॉन P टू, अब यहां लिखते हैं, कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करता है? न्यूट्रॉन, वाइल इमिटिंग, और क्या इमिट करता है? अ न्यूट्रिनो न्यू जिसको कहते हैं, ओके? तो P + E क्या इमिट करता है? N+न्यू, ओके? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन इज मैजिक न्यूक्लियाई? पूछा है कि मैजिक न्यूक्लियाई इसमें से कौन सा है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आपका मैजिक नंबर जो होते हैं, ये याद करने वाली चीज है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, ये मैजिक नंबर होते हैं। अब इसमें से जो नंबर यहाँ मिल जाए वो मैजिक नंबर में आएंगे। तो अगर हम चेक करें तो प्रोटॉन, अगर चेक करें, प्रोटॉन मतलब जेड, तो जेड देखिए भाई, अगर जेड चेक करें तो 82, देख लीजिए कौन कौन सा है, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। इसमें से देखिए 82 जो है वो पहले वाले में आ रहा है, ठीक है? यानी ये एक मैजिक नंबर मिल गया। और अगर हम इसका न्यूट्रॉन चेक कर लें, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को कैसे चेक करते हैं? 208 माइनस एटॉमिक वेट से A - Z कर दें, तो 82, ये क्या आ जाएगा? सॉल्व किए तो 126, तो 126 भी देखिए क्या है आपका? मैजिक नंबर है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर BCC स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, पूछा है BCC स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? तो ये तो सीधे ऑप्शन याद रखिए, क्योंकि ये डेरिवेशन में कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 0.68%, परसेंट में अगर कहते हैं तो 68%, और वैसे अगर पैकिंग फ्रैक्शन बस पूछते हैं तो 0.68 जो होता है वो पैकिंग फ्रैक्शन होता है BCC का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट ब्रिलोनियन जोन इज रीजन बाउंडेड बाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा रीजन बाउंडेड होता है? पहला क्या दे रहा है? KX = +- π/a, नहीं, KY = +- π/,
जेड। पहला वाला तो सही लग रहा है लेकिन दूसरा वाला नहीं सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं के एक्स इजकल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए। हाँ ये तो सही है। के वाई इजकल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए। हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि थर्ड में क्या दे रहा है, 2 पाई दे रहा है, जो कि होता नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं इसमें से। तो 11th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलिन। ये तो सबसे ईजी है। कोवेलेंट कौन बनाता है? सिलिकॉन बनाता है। ओके, NaCl तो आयनिक बनाता है, Na और Cu भी नहीं होता है, तो सिलिकॉन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन NaCl क्रिस्टल इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, ऐसे U इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला दिया है। व्हाट विल बी द कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट पूछा है। इसमें क्या क्या दिया है? मॉडलिंग कांस्टेंट अल्फा दिया है, लैटिस कांस्टेंट ए दिया है। ठीक है, तो इसको तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इसका फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बीटा नॉट से। और बीटा नॉट का फॉर्मूला होता है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट की पावर 4 अपॉन अल्फा ई का स्क्वायर n माइनस 1। ओके, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो क्या लिख सकते हैं? 9 आर नॉट के पावर 4 अपॉन के अल्फा ई का स्क्वायर n माइनस 1। ओके, अब इसको मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ NaCl को पूछा है ना, और फॉर NaCl आर नॉट इज हाफ। ओके, हाफ दी लैटिस कांस्टेंट ए। ओके, इसलिए हमने इसको हाफ कर दिया। तो हमारा आर नॉट क्या आएगा? आर नॉट इक्वल टू 2.81 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2। इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.405 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक, अब हम वैल्यू रख दें तो बीटा नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 1.405 इंटू 10⁻10, इस पूरे का पावर 4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई मॉडलिंग कांस्टेंट 1.75 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर इंटू 9 माइनस 1। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ पूरा कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि क्या आएगा। 3.48 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपका? देखिए 3.48 एक बी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है 3.48 इंटू 10⁻9। मेरा क्या रहा है? 10⁻11, और कहीं 3.48 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ऑप्शन ए देखिए मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ मैंने वैल्यू सब पुट कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं इस ये भी लिख दे रही हूँ कि कहाँ से वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। अल्फा जो हम लिए हैं वो क्या है? 1.75 मॉडलिंग कांस्टेंट। ए जो है वो क्या है? 2.81 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हमने फिर मीटर में बदल लिया था, 2.81 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, एन क्या है मेरा? एन इक्वल टू 9। के क्या है? 9 इंटू 10⁻9 यूनिट लिखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ध्यान दीजिए यही सारी वैल्यू मैंने पुट किया है फॉर्मूले में। ठीक है, जिससे कि ये कैलकुलेशन सॉल्व किया गया है। ठीक, यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया है? 3.48 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मॉडलिंग कांस्टेंट ऑफ वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल। वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल के लिए मॉडलिंग कांस्टेंट कितना होता है? तो ये आपका होता है 2Ln2। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं। 2Ln2 इसका आयनिक क्रिस्टल का मॉडलिंग कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
15. In cell theory potential, the total number of allowed orbital for n equal to 3. पूछा है n equal to 3 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल हैं वो कितने होंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, n कितना दे रहा है 3, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9। ठीक है, और 9 इस ऑप्शन में कहीं है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं, इसके आंसर में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9। तो मे बी एग्जाम में इसको टीचरों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि इसके स्थान पे कोई और क्वेश्चन दे दिया हो, या ऐसा कर दिया हो कि आप इसमें से कोई भी आंसर लगा दीजिए, उसका वो मार्क्स दे देंगे। कुछ ऐसा ही ऑप्शन दिया आता है जब कोई भी क्वेश्चन मिस प्रिंट आ जाता है तो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9 है, जो कि यहाँ अभी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है थोड़ा सा श्योर नहीं है इसमें कि कौन सा सोल्यूशन इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यहाँ पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है आपका 5/2 L इक्वल टू एंड J इक्वल टू 3/2 एग्जिस्ट फॉर। अच्छा, पूछा ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ही लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना। J इक्वल टू क्या होता है, L प्लस माइनस S होता है। ठीक है, अगर अब हम J इक्वल टू निकालें तो स्पिन जो होता है L एक होगा +1/2। ठीक है, तो इसके लिए निकाले J की वैल्यू 5/2 L प्लस 1/2। ठीक है, ये L जब हम सॉल्व करेंगे 5/2 माइनस 1/2 तो 4/2, कट की बात तो क्या आ गया 2। ठीक है, और ये रहा, लिख दीजिए इफ। और अगर निगेटिव के लिए निकालें तो J इक्वल टू L माइनस 1/2 के लिए निकालें तो क्या होगा 3/2 इक्वल टू L माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों में आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है, L इक्वल टू 2 स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियर फोर्सेज आर। जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, टेंसर फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज, वेक्टर। नहीं, टेंसर फोर्सेज होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो टेंसर फोर्स भी कहे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन बाय। पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंटम न्यूट्रॉन का क्या होता है। तो न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिखते किससे हैं, म्यू से लिखते हैं। तो म्यू इक्वल टू हम लोग को जो पता है वो क्या होता है -1.912, जो याद है मुझे मैं वो बता रही हूँ, ई फिर उससे मैच कर लेंगे, नॉट अपॉन 2m/p ये होता है। और इसमें जो ये पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, म्यूएन से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए ये ऑप्शन कहीं है -1.9128, ऑप्शन नंबर ए देखिए यही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी इज गिवन बाय। पूछा है मैग्नीट्यूड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता होता है कि जो जी होता है, जी वेक्टर में दिया है 2π/d होता है। ठीक है, तो हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ कह लीजिए, लॉ फॉर किसके लिए पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन के लिए। तो हमको क्या फार्मूला मिलता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम d की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा g इक्वल टू 2π/d की वैल्यू क्या है, एन लैम्डा 2 साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4π/n लैम्डा
साइन थीटा क्या है, जी इक्वल टू, इसको सर्किल में कर दें हम, ठीक है, 4 पाई अपॉन एन लेमडा साइन थीटा। देखिए कहीं आ रहा है 2 पाई लेमडा 4 पाई लेमडा एन लेमडा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड एज, ये एक फॉर्मूला दिया, यू एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन आर पावर 12 माइनस बी अपॉन आर पावर 6, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट डिस्टेंस आर। तो पूछा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया ये है 20 का सोल्यूशन। इसका पहले फॉर्मूला लिखिए, यू आर इक्वल टू क्या दिया है, ए अपॉन आर के पावर 12 माइनस बी अपॉन आर के पावर 6, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ए आर के पावर -12 लिख सकते हैं, माइनस बी आर के पावर -6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, ये यू आर है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन सॉरी, तो 2u अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 ए आर के पावर -13 माइनस -6 बी आर के पावर -7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए तो 12 ए अपॉन आर के पावर 13 प्लस 6 बी अपॉन आर के पावर 7, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या चल रहा है, ये 0 कर लीजिए, ठीक है, अगर हम इसको 0 मान ले तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो 6 बी अपॉन आर के पावर 7 इक्वल टू 12 ए अपॉन आर के पावर 13। इसको जब सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट अब लिखना है तो आर के पावर 6 इक्वल टू आएगा 2a अपॉन बी, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आर के पावर क्या आ जाएगा 2a अपॉन बी के पावर 1/6। अब देखिए क्या ये ऑप्शन में है आपके, ए के इक्वल टू आर इक्वल टू ए अपॉन 2b अपॉन 4 नहीं, आर इक्वल टू 2a अपॉन बी के पावर 1/6। ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, कौन सा बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, वान डर वाल, आयनिक, मेटेलिक। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जो SPDF हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को, वो किससे बनते हैं, वो डायरेक्शन उनमें होता है। याद कीजिए पी का ऐसे डायग्राम होता था, एक ऐसे वाला होता था, तो ये क्या है सब, सॉरी एक ऐसे भी होता था, ऐसे होता था, याद आया। तो ये सब क्या है, ये डायरेक्शनल होता है, और ये किस में मिलते हैं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्रैग्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ब्रैग्स इक्वेशन पूछा है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के टर्म में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है डेल्टा के वेक्टर इक्वल टू के माइनस जी। ये के क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट वेक्टर, ठीक है। वेव जो ये होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड वेव होता है, स्कैटर्ड वेव होता है, ठीक। और जो ये जी होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं, ओके। अब अगर हम इसको फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए देखें, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग या सीधे आप स्कैटरिंग कर दीजिए, तो उसके लिए देखें तो क्या लिखेंगे, के डॉट के प्लस जी, ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू के प्लस जी का स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो ये होगा के स्क्वायर, ये होगा के स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी वेक्टर और प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको कट कर दें तो ये कट हो जाएगा, क्या बचा 2k डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। देखिए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट आंसर, 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कैन ऑकर ओनली फॉर द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक
प्लेन्स डी विल बी। अच्छा, ये कितना होता है? डिफ्रैक्शन। तो आपको ब्रैग्स लॉ फॉर डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है डिफ्रैक्शन का, जिसको हम कहते हैं ये ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, डायरेक्ट यहीं लिखते हैं, ये क्या होता है? 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? एन लेमडा अपॉन 2d लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो तो जाहिर सी बात है देन एन लेमडा अपॉन 2d भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जो ये ऑर्डर दिए हैं ऑप्शन में उससे थोड़ा मैच करें, यानी d इक्वल टू क्या आएगा? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? एन लेमडा। d अगर इधर हो गया तो एन लेमडा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आया d इज लेस देन सॉरी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2। ये क्या दिख रहा है? दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर का बोलना चाहें डायरेक्ट तो एन इक्वल टू क्या लिख दो? 1 लिख दो। तो क्या आ जाएगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा अपॉन 2। देखो ये ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वेवलेंथ ऑफ अ न्यूक्लियन विथ एन एनर्जी ऑफ अबाउट 10 मेगा वोल्ट इज। पूछा है वेवलेंथ ऑफ न्यूक्लियन की जिसकी एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम इसके लिए फॉर्मूला निकाल लें। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 24 यहाँ सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ का लेमडा इक्वल टू एच अपॉन म्यू। और अगर हम एच अपॉन 2m कैपिटल ई लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लेमडा इक्वल टू होता है, तो लेमडा में वैल्यू सारी पुट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो क्या क्या है? एच की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, अपॉन ये 6 है, रूट में क्या क्या है? 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, ये हो गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं कि आता क्या है? 9.0606 इंटू 10⁻15 मीटर। और अच्छे से सॉल्व किए तो हम लिख सकते हैं 9.06 फर्मी। अब देखिए ये मैच कर रहा है, 9.3 दिया है, 10 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। तो फर्मी में दो ऑप्शन दिख रहा है, एक 9.3 और एक 1। अप्रॉक्स में कौन जा रहा है? 9.3, ये 9.06 है, ये 9.3। तो अप्रॉक्स में अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 24 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कहेंगे तो मैं इसे स्टेप वाइज भी कैलकुलेट करके सॉल्व करके यहाँ लिख दूंगी, लेकिन अगर आप उसको आप सॉल्व करके एक बार चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, क्योंकि मैंने इसको एक बार स्टेप वाइज सॉल्व भी किया है, फिर मैंने कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लिया कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप अगर चाहेंगे तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो अगर इतने से आप सब के लिए सफिशियंट है तो यहीं से ऑप्शन देख लीजिए। 24 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पूछा है इस रिएक्शन में एक्स क्या है। तो पहले तो फॉर्मूला ही देख लें। 5 बोरान का फॉर्मूला दे रहा है, हीलियम के साथ कार्बन आए और क्या आएगा साथ। ठीक है, तो पहले हम लोग इन सब का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एक क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मास नंबर। ठीक, तो LHS लिख लीजिए, RHS लिख लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी LHS लिख लीजिए, ये मास का हो जाएगा, RHS लिख लीजिए। अब इसको चलिए कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर देखें तो B का क्या है? 5 प्लस हीलियम का क्या है? 2। और इधर में देखें तो 5 + 2 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब RHS का देख लीजिए क्या है? 6 कार्बन का, और X तो निकालना ही है। ठीक है, इसको ZX लिख लीजिए इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग? 7। तो ये ZX क्या आ जाएगा? 7 - 6 = 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मास नंबर में देख लीजिए, बोरान का 10 + 4 क्या आ गया? 14। और RHS में देखिए क्या है? 13। और चूंकि मास नंबर है तो AX से लिख दीजिए इक्वल टू, कितना निकाले थे? 14। तो यहाँ से AX क्या आ जाएगा? 14 - 13 =
1। ठीक, तो अगर आप ध्यान दीजिए देन जो x दिया है उसमें एक एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या निकला है 1 और एटॉमिक मास क्या निकला है 1, यानी ये क्या हो गया आपका, इसे कहते हैं प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चंस के सोल्यूशन कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, न्यू शॉर्ट्स वीडियो डाल के एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो अब इसके बाद 26 से 50 तक के अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल पे आपको जितने भी वीडियो दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो आप अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट सेक्शन के रिप्लाई भी करेंगे और उस पर हम वर्क भी करेंगे जिसे हमें इम्प्रूव करना होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो ये हमारा चैनल जब ग्रो होगा तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ओके, वैसे तो मैं लगातार हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वीक में 2 वीडियो अपलोड करना ही करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है चैनल पे अपने, तो वो तो हम करते ही हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर करेंगे लोगों के बीच में तो हमें भी अच्छा लगेगा और जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा हमें भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है, अगर आप हमारे चैनल पे कुछ भी विजिट करने आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक यहाँ पे अच्छा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के जाइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। यहाँ पे आपको जो भी वीडियो अभी तक अपलोडेड है उसमें कहाँ पे आपको कमी लग रही है वो भी बताइएगा, और आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें अपने पॉजिटिव कमेंट भी अच्छे लगते हैं, हमें अपने नेगेटिव कमेंट भी अच्छे लगते हैं। पॉजिटिव कमेंट भी हमें मोटिवेट करते हैं और नेगेटिव कमेंट में भी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम उसको इम्प्रूव करके थोड़ा और अच्छी वीडियो डालें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।